तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी प्रशासनिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो लोक प्रशासन तथा इसकी कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार एवं नवीनीकरण करना समय की मांग है। तो अगर चीज़ें बदलेंगी नहीं या कि चीज़ों में सुधार नहीं होगा तो वही बात है कि अगर पानी बहता रहेगा तो साफ रहेगा, अगर पानी कहीं रुक गया तो फिर गंदा हो जाएगा। यही ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, यही इंस्टीट्यूशंस के साथ होता है। ये सुधार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो इम्प्रूवमेंट यानी उन्नयन, तो नई तकनीक अपनाकर हम लोग उन्नयन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले हम जो फॉर्म वगैरह एग्जाम फॉर्म वगैरह भरते थे तो ऑफलाइन था, लेकिन अब हम ई गवर्नेंस की तरफ आ गए हैं और बिल्कुल ऑनलाइन हम लोग फॉर्म भर देते हैं, रेलवे टिकट वगैरह। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ, नई तकनीक अपनाई गई और ई गवर्नेंस अपनाया गया और हमारे जीवन में मतलब सुधार किया गया, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सुधार किया गया। फिर कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल संरचना, नीति, कानून, प्रक्रियाओं में परिवर्तन या सुधार किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2015 में नीति आयोग को लाया गया है ना, प्लानिंग आयोग को हटा के। तो एक प्रकार का ये क्या हुआ, ये परिवर्तन हुआ, सुधार हुआ। फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो एक प्रकार से एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। तो कोई प्रशासन जड़ता में काम नहीं करता है। प्रशासन को निरंतर बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में क्रियाशील रहना पड़ता है। बदलते परिवेश में प्रशासन क्षमतापूर्वक दक्षता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि चुनौतियों का समुचित प्रक्रिया द्वारा आवश्यक सुधार किया जाए। प्रशासनिक सुधारों में संरचना प्लस प्रक्रिया प्लस व्यवहार तीनों में अपेक्षित परिवर्तन शामिल है। सतत प्रक्रिया प्लस सुधारोन्मुख प्रक्रिया प्लस जानबूझ एवं विचारित परिवर्तन, ताकि दक्षता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। मोंटगोमरी के अनुसार लोक सेवा के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यही है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। गेराल्ड केडन या काइडन के अनुसार कृत्रिम यानी सुनियोजित ढंग से अर्थात जानबूझकर परिवर्तन लाना। पॉल एच एपलवाई ने इसे पुनर्गठन का नाम दिया है। प्रशासनिक सुधार उन्नयन के दो रूप बताए हैं, पहला निरंतर, दूसरा प्रासंगिक। तो गेराल्ड केडन या काइडन ने प्रशासनिक सुधार के 4 चरण बताए हैं। पहला है बदलाव की आवश्यकता। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो नीति आयोग को बनाया गया और प्लानिंग कमीशन को एक प्रकार से, तो बेसिकली जब नीति आयोग लाया गया 2015 में और प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन में बदलाव की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, इसलिए बदलाव की आवश्यकता थी। फिर नीति आयोग के लक्ष्य, उद्देश्य और रणनीतियों को तय किया गया। फिर सुधार क्रियान्वयन को एक प्रकार से अपनाया गया और फिर मूल्यांकन की जानकारी भी अभी तक दी जा रही है। तो भारत में प्रशासनिक सुधार, तो इसमें हम 2 टाइम फेज में इसको देखेंगे। पहला है स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में और दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। तो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में एजिसन कमीशन आया था, कब? 1886 में। तो इसमें कोऑर्डिनेटेड और नॉन कोऑर्डिनेटेड सेवाओं का अंतर समाप्त कर सामान्य सेवा को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। तो बेसिकली पहले जो सिविल सर्विसेज होती थी उनमें कोऑर्डिनेटेड और नॉन कोऑर्डिनेटेड का क्लासिफिकेशन होता था। इन क्लासिफिकेशन को समाप्त कर दिया गया और अब सबके लिए एक समान, जैसे भारत में अभी भी जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, तो इस प्रकार से एजिसन कमीशन के माध्यम से इसको भी अमल में लाया गया। तो एक भारतीय प्रशासनिक, भारतीय नागरिक सेवा या इंपीरियल सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई, फिर प्रोविंशियल सेवा की स्थापना की गई और अधीनस्थ सबऑर्डिनेट सर्विसेज की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है स्लिंगटन आयोग, ये 1912 में आता है। तो इसमें लोक सेवाओं की भर्ती एवं नियुक्ति के भारतीयकरण करने की मांग उठी। ली कमीशन, ये 1923 में आता है। तो उच्च लोक सेवा विषयक शाही आयोग, लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड विस्काउंट ली थे। भारत सरकार सचिवालय समिति 1919 में बनती है और टाटनहम समिति ये 1945-46 में बनती है। तो बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक सुधार हेतु इसका गठन किया गया था। विभाजन के कारण रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की जा सकी। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो आयोग या समितियां बनी उनको देख लेते हैं। तो उदारीकरण, इसमें भी हम इसको 2 खंड में विभाजित कर सकते हैं। एक तो उदारीकरण से पहले की जो सुधार हुए हैं और दूसरा उदारीकरण के पश्चात के जो सुधार हुए हैं। उदारीकरण के पहले के सुधार में सचिवालय पुनर्गठन समिति 1947, मितव्ययिता समिति 1948, ज्ञान गोपाला स्वामी अयंगर समिति 1949 में बनती है। फिर एडी गोरवाला का रिपोर्ट 1951 में आती है। पॉल एच एपलवाई रिपोर्ट 1953 से 56 के बीच में आती है।
1953 और 56 में आती है। द्वितीय वेतन आयोग ये 1957 में आता है। कृष्णाचारी समिति 1962 में गठित की जाती है। के संथानम समिति 1964 में गठित की जाती है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में गठित किया जाता है और सरकारिया आयोग 1983 में गठित किया जाता है। कर सुधार समिति 1991 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देख रहे हैं तो कर सुधार समिति 1991 में, पांचवा वेतन आयोग 1994 में, संविदा समीक्षा आयोग 2000 में, व्यय सुधार आयोग 2001 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में, छठा वेतन आयोग 2006 में और सातवां वेतन आयोग 2014-15 में बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रशासनिक सुधार तो सचिवालय पुनर्गठन समिति या वाजपेयी समिति 1947 में आती है। इसके अध्यक्ष थे गिरिजा शंकर वाजपेयी। उद्देश्य क्या था? भारत विभाजन के कारण सचिवालय में लोक सेवा के अधिकारियों की कमी की समस्या के समाधान हेतु इसको गठित किया गया था। दूसरी है मितव्ययिता समिति 1948 में बनती है। इसके अध्यक्ष थे प्रमुख उद्योगपति कस्तूर भाई लाल भाई। उद्देश्य क्या था? बढ़ते असैनिक व्यय को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य था। एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति 1949 में आती है। अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सी एन गोपाल स्वामी। इसमें एक सदस्यीय समिति थी। रिपोर्ट तो मशीनरी, सरकारी मशीनरी का पुनर्गठन इस पे रिपोर्ट में शामिल था। सिफारिश तो O&M की स्थापना एवं 4 ब्यूरो में पुनर्गठन का सुझाव दिया गया था। इसमें एडी गोरवाल समिति रिपोर्ट 1951 में आती है। तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना के पश्चात नियोजित विकास के लिए प्रशासनिक तंत्र की उपयोगिता की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। समिति ने 2 प्रतिवेदन दिए। पहला लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन, दूसरा उद्यमी सरकारी उद्यमों के दक्ष आचरण पर। सुझाव क्या था? O.M. इकाई की स्थापना, लोक सेवकों की दक्षता एवं अनुशासन पर बल, मंत्री लोक सेवकों के मध्य मधुर संबंध, विटले परिषदों की स्थापना, भर्ती पद्धति में सुधार, IAS प्रशिक्षण को व्यवस्थित करना इसका उद्देश्य था। पॉल एच एप्पलबाई समिति 1953 से 1956 में आती है। तो पॉल एच एप्पलबाई अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के परामर्शदाता थे। फर्स्ट रिपोर्ट इनकी 1953 में आती है। इसका शीर्षक क्या था? भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन। इन्होंने भारत को उन 12 देशों में शामिल किया जहां लोक प्रशासन पर्याप्त रूप से संगठित और विकसित है। सिफारिशें तो भारत संघ में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देना उचित नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। O.M. इकाई की शीघ्र स्थापना की जाए और स्टाफ सूत्र का अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए, इसमें बताया गया। इसी रिपोर्ट यानी एप्पलवाई रिपोर्ट जो 1953 में आती है के आधार पर वर्ष 1954 में मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन O.M. ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड संभाग की स्थापना की गई। ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड संभाग की स्थापना की गई। मार्च 1954 में ही भारत सरकार के थिंक टैंक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में की गई। सेकंड जो 1956 की रिपोर्ट आई पॉल एच एप्पलवाई की, इसका शीर्षक क्या था? भारतीय प्रशासन का पुनर्परीक्षण, राज्य औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के विशेष संदर्भ में। सिफारिश क्या थी? प्रथम प्रतिवेदन 1953 के विपरीत सार्वजनिक निगमों को अधिक स्वायत्तता देने की अनुशंसा की गई। CAG को अनावश्यक एवं दमनकारी संस्था इसमें बताया गया। द्वितीय वेतन आयोग 1957 में आता है। VT कृष्णाचारी समिति 1962 में बनती है। तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवा तथा जिला प्रशासन की समस्याएं विषय पर यह रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी। के संथानम समिति 1962 में आती है। तो इस समिति का गठन 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता के संथानम की अध्यक्षता में की थी। प्रशासनिक क्षेत्र यानी राजनीतिक नहीं में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सुझाव देने हेतु इसका गठन किया गया। तो बेसिकली पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके लिए सुझाव देने हेतु उनका गठन किया गया था। इस समिति का नाम भ्रष्टाचार निरोधक समिति, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन था। इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की 1964 में स्थापना की गई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 के बीच में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो इसकी स्थापना का सुझाव अशोक चंदा प्लस मोरारजी देसाई प्लस लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1966 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे। अन्य सदस्य इसमें कौन कौन थे? के हनुमंतैया थे, हरिश्चंद्र माथुर थे, GS कामत थे और HV कामत थे। सदस्य सचिव बी शंकर थे। नोट, तो मोरारजी देसाई ने मार्च 1967 में उप प्रधानमंत्री पद धारण करने के पश्चात आयोग का अध्यक्ष के हनुमंतैया को बना दिया था। अनुशंसाएं तो लगभग 580 अनुशंसाएं इसमें दी गई। कुल प्रतिवेदन 20 थे। प्रथम प्रतिवेदन जन अभियोग निराकरण की समस्या 1964 था। अंतिम प्रतिवेदन 20वां था, वैज्ञानिक
विभाग की स्थापना के बारे में चर्चा की गई थी 1970 में। प्रमुख सिफारिशें, तो प्रशासनिक तंत्र के संदर्भ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 23 सदस्य तक हों, इसमें प्रधानमंत्री सहित 16 कैबिनेट मंत्री हों, मंत्रिपरिषद का न्यूनतम पद संसदीय सचिव समाप्त किया जाए, प्रधानमंत्री स्वयं के पास कोई विभाग या मंत्रालय न रखें। नियोजन तंत्र के संदर्भ में, तो प्रधानमंत्री व मंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष सदस्य न हो, योजना आयोग के अधिकतम सदस्य पूर्णकालिक हों, राज्यों में कोई योजना बोर्ड बने। तो उसने बेसिकली क्या कहा कि राज्यों में भी योजना बोर्ड बने। केंद्र राज्य संबंध, तो अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जाए, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हों। कार्य संबंधों या विकास कार्यों के संबंध में, तो संबंधित विभागों को निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट को अपनाना चाहिए। वित्त वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से हो, ऐसा ये बोल रहे थे। कानून प्रशासन के संदर्भ में आईएएस की भर्ती आयु 28 वर्ष हो जाए, आईएएस भर्ती में 2 अवसर दिए जाएं केवल, और कार्यात्मक लोक सेवाओं का गठन किया जाए। 8 अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की सिफारिश की जाए। जन अभियोग निराकरण तंत्र के संदर्भ में लोकपाल की नियुक्ति एवं लोकायुक्त की नियुक्ति, फिर कीमत लागत तथा शुल्क आयोग की स्थापना का सुझाव इन्होंने दिया था। नोट, तो वर्ष 1975 के आरंभ में प्रधानमंत्री के लिए 2 अनुभवी प्रशासकों एल वी सिंह और एल के झा ने प्रशासन को दक्षता में सुधार हेतु 20 सूत्रीय प्रशासनिक योजना तैयार की, जिसके पक्ष थे काम की दशाओं में सुधार, दूसरा समय पाबंदी व अनुशासन, तीसरा विकेंद्रीकरण, चौथा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना। ये इनको कार्य दिए गए। सरकारिया आयोग 1983 में इसकी स्थापना होती है। सरकारिया आयोग की 9 जून 1983 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रिटायर्ड जस्टिस थे RS सरकारिया। इसके अन्य सदस्य थे श्री वी शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। और इसने बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के विवादित स्थलों के गहन अध्ययन तथा उसमें सुधार हेतु गठन इसका किया गया था। प्रतिवेदन इसने जनवरी 1988 में सौंपा था। देश की एकदम अखंडता के लिए मजबूत केंद्र की स्थापना अनिवार्य है, ऐसा इसने बोला। फिर अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि, सहकारिता एवं उद्योग के लिए नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए। फिर अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। संवर्धित सूची पर कानून बनाते समय केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि राज्यपाल राजनीतिक रूप से तटस्थ हो और उसी राज्य से न हो। संघ द्वारा राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के अनुशासन एवं नियंत्रण के लिए स्थानांतरण, पदोन्नति, पदस्थापना एवं निलंबन का प्रयोग रोका जाना चाहिए। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। जारीकरण के पश्चात यानी 1991 के पश्चात जो प्रशासनिक सुधार हुए हैं उसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले कर सुधार समिति बनती है 1991 में कर सुधार समिति बनती है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजा जे चलैया। उद्देश्य क्या था? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के परीक्षण के लिए गठन किया गया था इसका। सिफारिशें क्या थी? तो प्रशासन कर स्तर ऊंचा करने की इसमें आवश्यकता पर बल दिया गया था। 5वां वेतन आयोग ये 1994-97 के बीच में रहा। अध्यक्ष कौन थे इसके? न्यायमूर्ति रत्नोवल पांडियन थे। पहली बार वेतन आयोग ने प्रशासनिक सुधार आयोग की तरह कार्य किया। आयोग ने वेतन को प्रशासनिक दक्षता से संबद्ध करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा नव लोक प्रशासन की पद्धति से प्रशासनिक सुधार करने की जरूरत को बताया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन के 172 में से 33 अध्याय प्रशासनिक सुधार पर लिखे और न्यूनतम सरकार की अवधारणा पर बल दिया। मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो आयोग ने प्रस्तावित किया कि 40 लाख कार्मिकों के पद एक साथ समाप्त कर देने चाहिए और अगले 10 वर्षों में 30% कार्मिक कम कर दिए जाएंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिकरण की स्थापना की जाए। सूचना का अधिकार लागू किया जाए। प्रशासन को नागरिक मित्र और पारदर्शी बनाया जाए। प्रशासन में विशेषज्ञों तथा संविधा आधारित नियुक्तियों की आवश्यकता पर बल दिया गया। फिर संविधान समीक्षा आयोग नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में आती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हालांकि हम इस संविधान को इतना ठोस और स्थायी बनाना चाहते हैं जितने कि हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व तो नहीं है। इसमें कुछ सीमा तक परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। यदि आप किसी वस्तु को अपरिवर्तनशील और स्थायी बना देंगे तो राष्ट्र की प्रगति को रोक देंगे, साथ ही एक जीवित एवं संगठित राष्ट्र की प्रगति को भी रोक देंगे। इसलिए चीजें हमेशा आगे बढ़ती रहनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए। इसका गठन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी राजग सरकार द्वारा यानी कि जो
एनडीए की सरकार बनी थी, उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष इसके एमएन वेंकटचलैया थे, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें कुल अध्यक्ष सहित 11 सदस्य थे। फिर उद्देश्य क्या था? विगत 50 वर्षों के अनुभव के आधार पर इस बात की जांच करना कि संविधान लोकतंत्र के ढांचे के अंतर्गत दक्ष, आबाद और प्रभावी शासन पद्धति और आधुनिक भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की परिवर्तित होती आवश्यकताओं के सर्वाधिक अनुरूप कैसे बनाया जाए तथा इसकी आधारभूत संरचनाओं विशेषताओं के साथ कोई छेड़छाड़ किए बिना उपबंधों में कोई परिवर्तन उपेक्षित हो तो उसकी अनुशंसा की जाए। प्रमुख सिफारिशें 311 में संशोधन हो ताकि ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण मिले तथा भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जा सके। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु सूचना का अधिकार होना चाहिए और जनहित प्रकटीकरण अधिनियम लागू होना चाहिए। व्यय सुधार आयोग 2001 में बनता है, इसके अध्यक्ष केपी गीता कृष्णन। इसमें बेसिकली प्रशासन के सीमित आकार को केंद्र बिंदु मानकर गैर विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने हेतु सुझाव दिया गया। फिर दूसरा प्रशासनिक आयोग 2005 से 9 के बीच में बनता है, अगस्त 2005 में बनता है। इसके अध्यक्ष थे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली। 1 अप्रैल 2009 को वीरप्पा मोइली ने इस्तीफा दे दिया। तब आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो थे वी रामचंद्रन ने शेष समय के लिए अध्यक्ष का काम किया। आयोग के 4 अन्य सदस्य थे वी रामचंद्रन, एपी मुखर्जी, एएच कार्लो और जयप्रकाश नारायण। ये वो वाले जयप्रकाश नारायण नहीं है। सदस्य सचिव विनीता राय थी। इसमें कुल प्रतिवेदन 15 थे। प्रतिवेदन का नाम एवं वर्ष तो सूचना का अधिकार प्रतिवेदन ये जून 2006 में आया। मानव संपदा का व्यापक विस्तार ये जुलाई 2006 में आया। संकट प्रबंधन सितंबर 2006 में आया। शासन में नैतिकता ये फरवरी 2007 में आया। लोक व्यवस्था ये जून 2007 में आता है। स्थानीय अधिशासन ये अक्टूबर 2007 में आता है। संघर्ष समाधान हेतु क्षमता निर्माण फरवरी 2008 में आता है। आतंकवाद से लड़ाई ये जून 2008 में आता है। सामाजिक पूंजी ये अगस्त 2008 में आता है। कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता नवंबर 2008 में। ई गवर्नेंस दिसंबर 2008 में। नागरिक केंद्रीय प्रशासन ये फरवरी 2009 में आता है। भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना अप्रैल 2009 में। वित्तीय प्रबंधन ये अप्रैल 2009 में। राज्य एवं जिला प्रशासन ये अप्रैल 2009 में। प्रमुख सिफारिशें प्रथम प्रतिवेदन ये सूचना का अधिकार मास्टर की टू गुड गवर्नेंस उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस ये पहला प्रतिवेदन था। मंत्रीगण पद की शपथ के साथ साथ गोपनीयता के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ लें। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण यानी सेंट्रल जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं में लोक सेवकों द्वारा सूचना प्रकटन का प्रावधान किया जाना चाहिए। फिर देरी, उत्पीड़न तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए राज्यों को स्वतंत्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। दूसरा प्रतिवेदन क्या था? मानव संपदा का व्यापक विस्तार हकदारी और अधिशासन तो अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल एंटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस। तो शहरी क्षेत्रों में नरेगा का विस्तार चरणबद्ध रूप से किया जाए। नरेगा में पंजीकरण के लिए मतदाता सूचियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। संपूर्ण देश में एक समान वित्तीय सूचना प्रणाली निर्धारित की जानी चाहिए। नरेगा के सामाजिक आर्थिक पहलू का आकलन करने के लिए मूल्यांकन हेतु आधार रेखा सर्वेक्षण का संचालन किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय पहचान आधार कार्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। नरेगा के माध्यम से शुरू की गई विकास पहल को राष्ट्रीय सक्षम अभियान कहा जाना चाहिए। भुगतान का आधार पीस रेट सिस्टम पर न होकर टाइम रेट सिस्टम होना चाहिए। तीसरा प्रतिवेदन क्राइसिस मैनेजमेंट संकट प्रबंधन निराशा से आशा की ओर था। आपदा प्रबंधन को लोक प्रशासन और प्रबंध में एक विषय के रूप में प्रारंभ किया। तो नेक्स्ट है चौथा प्रतिवेदन शासन में नैतिकता, राजनीति में नैतिकता यानी एथिक्स इन गवर्नेंस फ्रॉम डिस्पेयर टू होप। तो राजनीति में नैतिक मूल्यों में सुधार करने तथा भ्रष्टाचार रोकने और कुप्रशासन को सही करने के लिए चुनावी खर्चे हेतु आंशिक राज्य कोष यानी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। राजनीतिज्ञों के लिए नैतिक आचार संहिता तैयार करना, संहिताओं की अनुपालना की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत हो। संसद द्वारा नैतिकता आयुक्त कार्यालय की स्थापना की जाए। फिर अपराध तथा अभियोजन की जांच हेतु गंभीर जालसाजी कार्यालय यानी सीरियस फ्रॉड ऑफिस की स्थापना की जाए। दर बदर मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्णय ले। लाभ के पद की परिभाषा में संशोधन किया जाए। एक राष्ट्रीय लोकायुक्त की स्थापना संवैधानिक रूप में की जानी चाहिए। फिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में राज्य सतर्कता आयोग के नियंत्रण में लाना चाहिए। फिर राज्यों के मुख्य सचिव की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर की जानी चाहिए।
संसद सदस्यों यानी संसद सदस्यों विधायकों को आरटीआई के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकारियों पब्लिक अथॉरिटी के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और उनसे भी यदा-कदा जो इन्फॉर्मेशन है ले लेनी चाहिए। भ्रष्ट लोक सेवकों को हटाने हेतु अनुच्छेद 311 को हटा दिया जाना चाहिए। अमेरिका की तरह फॉल्स क्लेम एक्ट लागू होना चाहिए। 5वां प्रतिवेदन लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, प्रत्येक के लिए न्याय, जस्टिस फॉर ईच, सभी के लिए न्याय, पीस फॉर, सभी के लिए शांति, पीस फॉर ऑल की व्यवस्था की जाए। तो न्याय के बाधा या न्याय में बाधा डालना कानून के अंतर्गत अपराध घोषित किया जाना चाहिए। कानून और व्यवस्था तंत्र की जवाबदेही हेतु एक राज्य निष्पादन तथा जवाबदेही आयोग की स्थापना की जाए। स्टेट पुलिस परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन की स्थापना की जाए। 6वां प्रतिवेदन स्थानीय शासन पर था, लोकल गवर्नेंस पर था, भविष्य की ओर प्रेरणाबद्ध यात्रा, इंस्पायरिंग जर्नी इनटू फ्यूचर की बात की गई इसमें। प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद जिसमें शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों का प्रतिनिधित्व होगा। संसदीय कानून द्वारा सभी राज्यों में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान किया जाए। सांसदों एवं विधायकों को स्थानीय निकायों में सदस्य नहीं बनाया जाए। फिर परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोगों को सौंप दिया जाना चाहिए। फिर राज्य वित्त आयोग हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 झा 1 संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष शब्द के स्थान पर जितना जल्दी हो सके वाक्यांश शामिल किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत स्थानीय शासन के लिए एक कानूनी ढांचा फ्रेमवर्क बनाकर संसद में प्रस्तुत किया जाए। महानगर निगमों में पृथक से ओम्बुड्समैन होना चाहिए। राज्य सरकारें जिला स्तर पर अंकेक्षण समितियों का गठन करें। फिर नगरीय अव्यवस्थाओं एवं अपराधों के लिए शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई जानी चाहिए, यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। 7वां प्रतिवेदन ये संघर्ष समाधान हेतु क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात की गई। 8वें प्रतिवेदन में आतंकवाद का मुकाबला, धार्मिकता द्वारा रक्षा, तो इसमें कम्बैटिंग टेररिज्म, प्रोटेक्टिंग बाय राइटियसनेस की बात की गई। नया प्रतिवेदन तो इसमें 9वां प्रतिवेदन था, इसमें सामाजिक पूंजी एक साझा नीति की बात की गई, यानी सोशल कैपिटल अ शेयर डेस्टिनी की बात की गई। कारपोरेट जगत को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने चाहिए। सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य गहरे संबंध हों, उदाहरण के लिए सदस्यों का आदान प्रदान। वैधनायन समिति की अनुशंसानुसार सहकारिता को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाएं। 10वां प्रतिवेदन क्या था? 10वें प्रतिवेदन में कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन नई ऊंचाइयों तक पहुंचना, यानी कि रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सोनेल या रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन स्केलिंग न्यू हाइट्स की बात की गई। राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान NIPA की स्थापना की जाए। सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की आयु सीमा 21 से 25 वर्ष हो तथा अफसरों की संख्या सामान्य श्रेणी के लिए 3 हो। पदोन्नति हेतु 8-10 वर्ष की सेवा के पश्चात प्रतिवर्ष का परीक्षा का आयोजन हो। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 1996 के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक निगरानी तंत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रांतीय संस्थाओं में किसी एक को उन्नत करते हुए राष्ट्रीय अभिशासन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस की स्थापना की जाए। लोक सेवा विधेयक के अंतर्गत 5 सदस्यीय केंद्रीय लोक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाए। लोक सेवकों के आचार संहिता में 6 मूल तत्वों को शामिल किया जाए। पहला, सच्चरिता, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता, खुली जवाबदेहिता, कार्य के प्रति समर्पण और अनुकरणीय व्यवहार। 11वां प्रतिवेदन क्या था? ई गवर्नेंस को प्रोत्साहन, भविष्य की स्मार्ट राह, तो प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड। महत्वपूर्ण सूचकांकों तथा सेवा भुगतान के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए। ई गवर्नेंस से संबंधित प्रयासों को चरणबद्ध, तार्किक और सरलतापूर्वक तरीके से लागू किया जाए। अन्य देशों की तरह भारत में भी ई गवर्नेंस एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क विकसित किया जाए। भारत सरकार कार्य नियम 1961 का दूसरी अनुसूची में ई गवर्नेंस विषय की प्रविष्ट की। फिर जहां तक संभव हो लोक निजी भागीदारी PPP विधि को अपनाया जाए। सरकारों को G2C सेवाएं देने हेतु पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। परियोजनाओं को मिशन भावना से पूर्ण किया जाए। लोक सेवाओं की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित एक पृथक प्रविष्टि होनी चाहिए। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को ई गवर्नेंस के तहत लाया जाए। प्रत्येक नागरिक को उसकी जन्म तिथि, जन्म स्थान तथा अन्य विवरणों से युक्त यूनिक नेशनल आइडेंटिटी नंबर कार्ड दिया जाना चाहिए।
प्रौद्योगिकी समाधानों का विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय ई अधिशासन उद्यम वास्तुकला ढांचे का विकास किया जाना चाहिए। 12वां प्रतिवेदन तो ये था सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन कोलन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, नागरिक केंद्रित प्रशासन सुशासन का हृदय। तो सरकारी कार्यों में देरी में कमी लाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की जानी चाहिए। नागरिकों की सहभागिता सरकारी कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं क्रियान्वयन में बढ़ाई जाए। सभी कार्यक्रमों में अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट लागू हो। प्रत्येक विभाग में लाइसेंस, अनुमति, पंजीकरण इत्यादि के अधिकतम समय सीमा निर्धारण कर देनी चाहिए। इस संदर्भ में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। 13वां प्रतिवेदन तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना था। 14वां जो प्रतिवेदन था वो वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण था, यानी स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम था। 15वां प्रतिवेदन राज्य व जिला प्रशासन यानी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था। कुल 15 प्रतिवेदन थे। तो राज्यों में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार उसकी विधानसभाओं की क्षमता के 10 से 15% के बीच करने की सीमा हो। हालांकि 91 संविधान संशोधन द्वारा इसको 15% कर भी दिया गया है, तो इसमें कोई अब राग रपेट नहीं बचा है। लोक सेवा आयोग को केवल निम्न कार्य करने चाहिए। पहला, राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों के लिए उम्मीदवार भर्ती, सरकार को डीपीसी के माध्यम से वरिष्ठ स्तर की पदोन्नति के संबंध में परामर्श देना, राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय की पूर्णतया निधि पोषित इकाइयों के अध्यापन पदों पर भर्ती तथा पदोन्नति, राज्य एवं जिले के मध्य संभागीय स्तर की संरचना की कोई आवश्यकता नहीं। छठा, वेतन आयोग, ये 6th पे कमीशन 2006 में आता है। अक्टूबर 2006 में इसकी नियुक्ति होती है। इसके अध्यक्ष थे बी.एन. कृष्णा मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट देता है। सिफारिशें क्या थी? तो उदारीकरण की नीतियों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी पदों को समाप्त किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को आकर्षक बनाना और विशेषज्ञता को महत्व देना चाहिए। फिर 7वां वित्त आयोग, ये 2014 में आता है। 7th पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को इसका गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर, ए.के. माथुर। प्रतिवेदन इसने कब दिया था? 19 नवंबर 2015 को। प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रगति, मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन को अधिक निष्पत्ति उन्मुख बनाना चाहिए। सुनिश्चित कैरियर प्रगति हेतु निर्धारित बेंचमार्क को अच्छा से बढ़ाकर बहुत अच्छा, वेरी गुड करने का सुझाव दिया गया। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।